डेट आज 6 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एडवर्स पोसेसन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 मेंस के लिए। एडवर्स पोसेसन का मतलब होता है हिंदी में प्रतिकूल कब्जा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, सिफारिश की हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है 1963 का, इसके जो सेक्शन 64, 65, 111, 112 इनमें चेंज किया जाए और जो ये टाइम है ना एडवर्स पोसेसन का, इसको आगे एक्सटेंड किया जाए। तो पहले समझते हैं एडवर्स पोसेसन क्या है और फिर टाइम की बढ़ाने की बात किस चीज़ की गई है। देखो ये सेक्शन आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये याद होना चाहिए कि लिमिटेशन एक्ट 1963 में एडवर्स पोसेसन के लिए प्रोविज़न दी हुई है। प्रतिकूल कब्जा, तो क्या होता है एडवर्स पोसेसन या प्रतिकूल कब्जा? ये एक लीगल कंसेप्ट है, यानी कि कानूनन हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है कि अगर कोई पर्सन मान लो अवैध तरीके से किसी दूसरे की भूमि को ऑक्यूपाई कर लेता है कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, तो वो उस भूमि पे अपनी ओनरशिप क्लेम कर सकता है। जैसे मान लो ये कोई भूमि है या घर है, ये ए आदमी का घर है, लेकिन यहाँ पे बी आदमी रह रहा है 12 साल से, पिछले 12 साल से, और ए आदमी ने 12 साल से इसे ना तो इसे देखने आया है और ना इसको हटने के लिए बोला है। तो बी आदमी अगर 12 साल से रह रहा है और उसके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो 12 साल से रह रहा है इस ज़मीन पे, इस घर पे, तो फिर वो ये घर, ये ज़मीन इस बी आदमी का हो जाएगा इस लिमिटेशन एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग। इसी को बोलते हैं एडवर्स पोसेसन। तो ये टाइम पीरियड है जो 12 साल का, ये याद रखना है आपको। और देखो ये एडवर्स पोसेसन है इंडिया में, ये लीगल फ्रेमवर्क का ही पार्ट है। और इसमें जो आइडिया है कि प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोसेसन का, ये आइडिया इस पे बेस्ड है कि देखो लैंड है जो वो खाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका सही तरीके से यूज होना चाहिए, खाली पड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जो एडवर्स पोसेसन के लिए क्लेम करता है ऑक्यूपायर, जिसने ज़मीन पे रह रहा है या घर पे रह रहा है, तो वो अनइंटरप्टेड पोसेसन होना चाहिए किसी लैंड पे, यानी कि वो कम से कम 12 साल तक उस भूमि पे रह रहा हो और उस भूमि पे रह रहा हो वो जो ट्रू ऑनर है भूमि का उसके लिए हॉस्टाइल हो, ओपन हो, नोटोरियस हो। इंडियन लीगल सिस्टम ये बोलता है अगर ऐसा कोई आदमी 12 साल से या उससे ज़्यादा उस भूमि पे रह रहा है तो ओनरशिप क्लेम कर सकता है। ये लिमिटेशन एक्ट है जो 1963 का, ये बोलता है कि प्राइवेट लैंड है कोई, अगर उस पर 12 साल से रह रहा है कम से कम, तो क्लेम कर सकता है। और अगर कोई सरकारी ज़मीन है, गवर्नमेंट लैंड, उस पर 30 साल तक रह रहा है लगातार, कम से कम 30 साल या उससे ज़्यादा, तो कोई भी आदमी अपनी ओनरशिप क्लेम कर सकता है, यानी कि उस भूमि का वो मालिक बन सकता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सोनिक बूम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस जीएस पेपर 3 के लिए। रिसेंटली अमेरिका के वॉशिंगटन और वर्जीनिया जो प्रोविंस हैं, स्टेट है, वहाँ पे ये सोनिक बूम देखी गई, क्योंकि वहाँ पे 2 F-16 फाइटर जेट उड़ाए गए थे, जिनकी वजह से ये सोनिक बूम वहाँ पे आई। तो क्या होती है सोनिक बूम, उनके बारे में हमें जानना है इसके बारे में। ये देखो F-16 फाइटर है, यूएस का फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये फाइटर प्लेन बोल सकते हो या लड़ाकू विमान। सोनिक बूम होती हैं देखो थंडरस नॉइज़। जब इस तरह के एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, तो इनकी स्पीड अगर स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है, आवाज़, ध्वनि की गति कितनी होती है? लगभग 320 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि आप अगर मुंह से आवाज़ निकाल रहे हो तो आपकी आवाज़ 1 सेकंड में 320 मीटर दूर चली जाएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा इनकी स्पीड होती है एयरक्राफ्ट की, जो ये एयरक्राफ्ट होते हैं जो सोनिक बूम निकालते हैं। सोनिक बूम कुछ नहीं है, सिर्फ एक थंडरस नॉइज़ है, बहुत बड़ी मात्रा में आवाज़ आती है, जैसे बिजली कड़कती है ना जब बारिश होती है, उस तरह की आवाज़ आती है इनसे। जैसे एरोप्लेन उड़ता है हवा में, हवाई जहाज, उनसे आवाज़ आती है, उससे कई गुना ज़्यादा आवाज़ आती है इन एयरक्राफ्ट से, जो सोनिक बूम कहे जाते हैं। इन आवाज़ को ही बोलते हैं सोनिक बूम। कैसे ये निकलती है आवाज़? देखो जब भी कोई ऐसा एयरक्राफ्ट जिसकी स्पीड साउंड से ज़्यादा है वो आकाश में उड़ता है, तो उसके आसपास जो एयर है वो एयर पुश हो जाती है, यानी कि उस पर फोर्स लगती है, ट्रेमेंडस फोर्स। जब ये एयरक्राफ्ट उड़ेगा, इसके आसपास एयर है, एयर पे फोर्स लगती है, बहुत अधिक मात्रा में फोर्स लगती है, बल लगता है।
इस फोर्स की वजह से ये एयर मूव करती है, और जब एयर मूव करेगी, एयर मूव करने की वजह से शॉक वेव्स जनरेट होंगी, लहर निकलेंगी, और ये शॉक्स वेव जब जनरेट होंगी तो बहुत बड़ी मात्रा में प्रेशर रिलीज होगा, दबाव बनेगा, और इस दबाव की वजह से हमें ये सोनिक बूम सुनाई देती हैं। जैसे ही एयर, बहुत बड़ी मात्रा में एयर पे बल लगेगा, फोर्स लगेगा, ये वेव जनरेट करेगी, वेव से प्रेशर निकलेगा और ये हमें साउंड की फॉर्म में सुनाई देता है। इनसे साउंड जनरेट हो जाती है, जिन्हें हम सोनिक बूम बोलते हैं। ये सोनिक बूम बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करती हैं, और इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो किस तरह डिफाइन करते हैं हम। देखो, जो सोनिक बूम कितनी अधिक मात्रा में आवाज़ जनरेट करेंगी, कितनी तेज आएंगी, कितने धीरे आएंगी, ये किस पे डिपेंड करता है। पहली बात तो है कि जो एयरक्राफ्ट और ग्राउंड के बीच की डिस्टेंस है, जैसे एयरक्राफ्ट बहुत ही ऊंचाई पे उड़ रहा है तो सोनिक बूम हमें सुनाई देंगी थोड़ी कम, और अगर ग्राउंड के नज़दीक है, डिस्टेंस कम है, तो ज़्यादा सुनाई देंगी। तो आपको ये याद रखना है कि सोनिक बूम किस किस पे डिपेंड करती है, इसकी इंटेंसिटी। पहला है ग्राउंड और एयरक्राफ्ट के बीच की दूरी, दूसरा है एयरक्राफ्ट का साइज, तीसरा है एयरक्राफ्ट की शेप कैसी, आकार कैसा है, चौथा है कि किस तरह से उसे चलाया जा रहा है, और पांचवा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और छठवां कारण है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और आठवां है, कौन सा होगा, सातवां होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां विंड्स। तो इन 7 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि सोनिक बूम की इंटेंसिटी किस तरह की होगी, कितनी तीव्र होगी, कितनी धीमी होगी। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखो, 2022 में पूछा था प्रेशर कुकर से जब जो सीटी बजती है और उससे प्रेशर निकलता है, वो किस पे डिपेंड करता है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो सोनिक बूम की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, ये सारे फैक्टर आपको याद होने चाहिए। जनरली जो लार्जर एयरक्राफ्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर शॉक्स वेव जनरेट करता है और लाउडर सोनिक बूम जनरेट करता है। मतलब जितना बड़ा एयरक्राफ्ट उतनी ज़्यादा शॉक्स वेव जनरेट होंगी, उतनी ज़्यादा मात्रा में लाउडर सोनिक बूम जनरेट होंगी। और अगर एयरक्राफ्ट मान लो दुगना लंबा है तो वो दुगनी डबल सोनिक वेव, मतलब डबल सोनिक बूम जनरेट करेगा। कैसे, एक तो देखो बहुत ज़्यादा लंबा है तो ये अगले वाले पार्ट से जनरेट करेगा एक सोनिक बूम, लीडिंग एज बोलते हैं जिसे, प्लेन की लीडिंग एज से, और एक पिछले वाले पार्ट से यानी कि ट्रेलिंग एज से जनरेट करेगा सोनिक बूम, यानी कि डबल सोनिक बूम जनरेट करेगा। और सोनिक बूम देखो क्या अर्थ पे कोई नुकसान पहुंचा सकती है। देखो, ये ज़्यादा से ज़्यादा घरों की, बिल्डिंगों की जो ग्लास होते हैं, शीशे लगे होते हैं, उनको तोड़ सकती हैं, लेकिन ग्राउंड पे पीपल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बहुत ही कम रिस्क है, लिटिल रिस्क, लिटिल का मतलब बहुत ही ना के बराबर रिस्क है, जोखिम है ग्राउंड पे। तो यही था इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटी फ्री कोटा फ्री स्कीम। ये किससे रिलेटेड है, बस इतना आपको याद रखना है। और इसमें क्या किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला है कि ये जो स्कीम चलाई थी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए चलाई थी, मतलब जो गरीब कंट्री, बिल्कुल पुअर कंट्री। एक तो देखो होती है डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश, जैसे अमेरिका, अमेरिका और ये आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ये जो हो गए आपके डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश बोलते हैं हिंदी में। और एक हो गया डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग का मतलब हो गया विकासशील देश, जैसे इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। और एक होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री या बिल्कुल पुअर कंट्री। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का मतलब बहुत ही पुअर कंट्री है, गरीब देश। तो इनके लिए स्कीम चलाई थी किसने, WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्कीम चलाई थी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। तो ये स्कीम है क्या, ये जो स्कीम है इसमें देखो, जैसे मान लो अगर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है कोई और वो किसी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपना माल बेचना चाहती है, तो ये जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री हैं, देश हैं, ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से जो माल आ रहा है उस पर ड्यूटी नहीं लगाएंगे, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी, इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ताकि इनका माल
आसानी से यहाँ पे बिक सके और सस्ता रहे और लोग यहाँ पे ख़रीद सकें, तो इनका एक्सपोर्ट बढ़े एलडीसी कंट्रीज़ का। तो यही है ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री। ना तो कोई ड्यूटी लगाएंगे मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी, और ना ही कोई कोटा फिक्स करेंगे। कोटा का मतलब ऐसा है कि बहुत बार ऐसा फिक्स कर देते हैं कि जैसे मान लो इंडिया फिक्स कर दे कि हम, मान लो किसी पुअर कंट्री से फिक्स कर दे, कोई अफ्रीकन कंट्री है, कि हम सिर्फ 10 पेन मंगाएंगे इस ए कंट्री से, तो ये हो गया कोटा लगा दिया आपने। ये कोटा भी नहीं लगाया जाएगा, जितना मर्जी ए कंट्री एक्सपोर्ट कर सकती है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो ये ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री स्कीम थी लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए। और ये कब लाई गई थी? ये WTO की मीटिंग हो रही थी हांगकांग में 2005 में, वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया, वहाँ पे स्कीम आएगी। और 2008 में इंडिया पहला कंट्री बना कि जिसने अपनी मार्केट में 85% गुड्स के लिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए मार्केट को अवेलेबल कराया। यानी कि 85% ऐसे गुड्स थे जिन पे टैरिफ नहीं लगाया इंडिया ने लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। 2014 में और एक्सटेंड कर दिया, 98.2% ऐसे मतलब मार्केट एक्सेस दिया गुड्स को इस स्कीम के अंदर कि वो टैरिफ फ्री कोटा फ्री इंडिया में बेच सकते हैं पुअर कंट्री। तो ये आपको याद रखना है, पहले 85% 2008 में इंडिया ने पहला कंट्री बना कि एक्सेसिबिलिटी दी अपनी मार्केट के लिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को। फिर 2014 में 98.2% तक बढ़ा दिया। और WTO क्या है ये आप जानते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 को बना था। यूरुग्वे राउंड हुआ था, एक यूरुग्वे में मीटिंग हुई थी। यूरुग्वे एक देश है, ये देखो यहाँ पे साउथ अमेरिका में ये यूरुग्वे देश है, यहाँ पे मीटिंग हुई थी। इससे पहले देखो ये गेट था, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये 1948 में बना था। इसके बाद इसको बदल के 1 जनवरी 1995 को WTO बना दिया। ये ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के लिए रूल्स बनाती है सभी नेशंस के लिए जो इसके मेंबर हैं। मेन फंक्शन WTO का यही है कि आसानी से स्मूथली ट्रेड हो, व्यापार हो एक दूसरी कंट्री के बीच में, और फ्रीली मार्केट अवेलेबल हो। इसके जैसे कोटा फ्री, ड्यूटी फ्री एक ये स्कीम है। WTO के और भी कई प्रिंसिपल हैं, जैसे देखो मोस्ट फेवर्ड नेशन का, ये किससे रिलेटेड है सिर्फ इतना पूछ लेते हैं। और इनके बारे में डिटेल में जानना है, WTO का लेक्चर बना हुआ है इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो, सारा डिटेल में मिल जाएगा। तो इसके 2 प्रिंसिपल हैं WTO के, मोस्ट फेवर नेशन का नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है। और देखो ये मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबर ड्रिवन का मतलब ये है इसमें सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं WTO में वो कंसेंसस बेस्ड पे लिए जाते हैं। कंसेंसस का मतलब सबकी सहमति से, मेजॉरिटी के आधार पर नहीं बल्कि सबकी सहमति होगी जब भी WTO में डिसीजन लिया जाता है, फैसला लिया जाता है। और इसमें एक और प्रिंसिपल है इसका, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू LDC। इसमें क्या होता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज है जो, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कोटा फ्री, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री स्कीम है, ये भी क्या है, स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है LDC के लिए। तो ये भी इसी के अंदर दिया जाता है WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है लेवेंडर फेस्टिवल। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फेस्टिवल का मतलब आप जानते हो त्यौहार, लेवेंडर का मतलब ये एक फ्लावर है पर्पल कलर का, पर्पल बैंगनी कलर का ये एक फ्लावर है। इसकी खेती करने के लिए 2016 में लेवेंडर रिवॉल्यूशन लॉन्च की इंडिया ने कि ज़्यादा से ज़्यादा लेवेंडर की कृषि हो, खेती हो। और अभी देखो ये लेवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेट किया है, शुभारंभ किया है इसका जम्मू के बधेरवा जगह पे। ये देखो CSIR की एक लैब है, CSIR IIM, इसका एक प्रोग्राम चल रहा है 1 वीक 1 लैब कैंपेन, 1 वीक 1 लैब कैंपेन। ये अभियान है जो इसी के अंदर ये लेवेंडर फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है जम्मू के अंदर ये बधेरवा नाम की जगह है, वहाँ पे चलाया गया ये फेस्टिवल। CSIR आप जानते हो क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इंडस्ट्रीज़ के लिए साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती है ये काउंसिल। और जो बधेरवा है, यही क्यों चुना यहाँ पे, क्योंकि देखो ये लेवेंडर कैपिटल कही जाती है हमारे इंडिया की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लेवेंडर की खेती है, कृषि बधेरवा में होती है। और इसे एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन भी बोलते हैं बधेरवा को, लेवेंडर के लिए। और लेवेंडर का आपको पता है रिवॉल्यूशन चलाई गई थी लेवेंडर की खेती के लिए, लेवेंडर क्रांति। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन चलाई थी 1970s में, ऐसे ही लेवेंडर रिवॉल्यूशन 2016 में चलाई थी।
तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स में देखो अभी एक फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। ब्रिक्स के बारे में आप जानते हो 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन्होंने कहा है कि जो आपस में ट्रेड हो इनकी लोकल करेंसी में हो, बल्कि डॉलर में ना हो, किस में हो, लोकल करेंसी में। तो अभी फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई साउथ अफ्रीका में, इस मीटिंग का नाम रखा गया द केप ऑफ गुड होप। जो केप ऑफ गुड होप है ना, ये देखो साउथ अफ्रीका है ना, ये आप देख रहे हो, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और इधर साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका का जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो ये मीटिंग यहीं पे हुई जिसे नाम दिया गया द केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे कहा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है आपस में ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में, जो ट्रेड होती है, व्यापार होता है, तो वो लोकल करेंसी के यूज से हो, यानी कि डॉलर यूज ना किया जाए। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे? देखो बेनिफिट होगा कि इनको डॉलर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। इनका जो एक्सचेंज रेट रिस्क है वो रिड्यूस होगा, कम होगा। मतलब जो डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होगी तो इनका जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट का मतलब जो इनकी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले रहती है वो रिड्यूस होगी, यानी कि इनका जो करेंसी है, मुद्रा है, जैसे इंडिया के रुपया, वो मजबूत होगी। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो लगती है डॉलर की वजह से वो भी कम होगी, ज़्यादा एफिशिएंट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा और इंटरनेशनल ट्रेड रेजिलेंट होगी इसकी वजह से। ब्रिक्स ने देखो जो यूनिलैटरल प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए, उनको कंडेम किया, निंदा किया है। बहुत सारी कंट्रीज ने देखो अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टैक्स लगाए। जैसे यूरोपियन यूनियन ने टैक्स लगाया एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये यूरोपियन यूनियन ने टैक्स लगाया कि अगर किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उस प्रोडक्ट के बनने से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है, पॉल्यूशन निकल रहा है, और वो यूरोपियन यूनियन की कंट्री में आके बेचेगा, तो उस पर हम ये टैक्स लगाएंगे, यूरोपियन यूनियन ने कहा। तो इसकी निंदा की है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न का झांसा देके ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसर्न, कि ये यूरोपियन यूनियन ये जो टैक्स लगा रही है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये इसका निंदा की है, इसकी कंडेम की है, ऐसा ब्रिक्स ने कहा है। अब जान लेते हैं थोड़ा ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स देखो 2009 में बनाया गया, हेडक्वार्टर इसका चाइना की सिटी संघई इसमें बना हुआ है ब्रिक्स का। ब्रिक्स के 5 मेंबर हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को बाद में 2010 में इंक्लूड किया गया, पहले ये ब्रिक था, एस नहीं था इसमें 2009 में। 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो एस जुड़ गया इसमें, ब्रिक्स बन गया। इसका ओरिजिन किस तरह से होता है, जो ब्रिक ये टर्म है ये कॉइन किसने की थी? कॉइन का मतलब सिक्का भी होता है, कॉइन का मतलब कोई टर्म देना। ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, 2001 में ये टर्म दी गई, जब ये 4 कंट्री एक साथ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना के लिए ये टर्म यूज की गई। ब्रिक्स में शेयर कितना है देखो, ब्रिक्स में ये देखो 5 लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो 41% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। 24% ग्लोबल GDP है इन कंट्रीज़ की पाँचों की। 16% ग्लोबल ट्रेड होता है। देखो ये डेटा थोड़ा याद रख लो आप, ब्रिक्स के बारे में आए तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखने के काम आ जाता है। जैसे ब्रिक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, 41% ग्लोबल पॉपुलेशन। ग्लोबल GDP कितनी रिप्रेजेंट करता है, 24%। और ग्लोबल ट्रेड कितनी होती है, 16%। ये 3 बातें तो याद रखनी है। ग्लोबल पॉपुलेशन 41%, GDP ग्लोबल कितनी कंट्रीब्यूट करता है, 24%, और 16% आपकी ग्लोबल ट्रेड। 2028 तक ब्रिक्स का ये एक्सपेक्टेशन है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी का 35% तक रिप्रेजेंट करेगा। ये ब्रिक्स का टारगेट है कि ब्रिक्स के 5 मेंबर ग्लोबल इकोनॉमी का 35% तक कंट्रीब्यूट करेंगे 2028 आते आते। ये एक्सपेक्टेशन रखिए, उम्मीद जताइए। जो ब्रिक्स के चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है एक्रोनिम के वजह से। जैसे अभी ब्राज़ील है तो फिर रसिया होगा, फिर इंडिया होगा, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील। इस ब्रिक्स जो टर्म है इससे ही रोटेट होती रहती है। तो अभी साउथ अफ्रीका है इसका चेयरमैन 2023 में, और फिर कौन बनेगा, फिर आ जाएगा ब्राज़ील, फिर रसिया, फिर इंडिया, इस तरह से चलता रहता है। ब्रिक्स के कुछ इनिशिएटिव हैं, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया ब्रिक्स ने, एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, कस्टम एग्रीमेंट किए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है ब्रिक्स। ये 5 कंट्री मिलकर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं।
इस पे काम चल रहा है। न्यू इनिशिएटिव क्या है ब्रिक्स के? ब्रिक्स प्लानिंग कर रहा है कि एक न्यू करेंसी सिस्टम हो ब्रिक्स का अपना, जिसमें क्या है डॉलर की बजाय ये उस करेंसी का यूज करें जब आपस में ट्रेड करें। इससे क्या है यूएस के डॉलर पे ट्रेड के लिए डिपेंडेंसी निर्भरता कम होगी, यानी कि डी डॉलराइजेशन का एक स्टेप है ये। डी डॉलराइजेशन का मतलब है डॉलर पे डिपेंडेंसी निर्भरता कम करना और डॉलर का यूज कम करना ट्रेड के लिए। तो यही था इसके बारे में। कुछ वन लाइनर टॉपिक है जो न्यूज में थे, जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व, सुना होगा आपने नाम, दुधवा टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है दुधवा टाइगर रिजर्व? ये यूपी की लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी की दुधवा टाइगर रिजर्व। एक देखो फुट रॉट डिसीज न्यूज में थी, फुट रॉट डिसीज, ये एक बीमारी है, इसे बाकने डिसीज के नाम से भी जानते हैं, BAKANAE, बाकने डिसीज या फुट रॉट डिसीज। ये एक बीमारी है जो केवल बासमती चावल में लगती है। जो बासमती वैरायटी होती है ना चावल की, पैडी की, उसमें ये बीमारी लगती है। इसकी वजह से उसका जो यील्ड है यानी कि प्रोडक्टिविटी है कम हो जाती है, उत्पादकता। और किसकी वजह से लगती है? फंगी की वजह से लगती है बीमारी। फुट रॉट डिसीज किसकी वजह से? फंजाई की वजह से। फंजाई को हिंदी में बोलते हैं कवक, कवक की वजह से लगती है। और कौन सी फंजाई है? जिसका नाम है फुसारियम वर्टिक्लियोड्स, ये फंजाई का नाम है जिसकी वजह से बीमारी लगती है बासमती राइस में, फुट रॉट डिसीज। और बासमती आप जानते हो ये मोस्टली नदर्न इंडिया में होता है और इसको GI टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और थोड़ा पार्ट यूपी का, यहाँ पे ये उगाया जाता है बासमती राइस और इसको GI टैग मिला हुआ है। सबसे बेस्ट क्वालिटी समझी जाती है चावल की। नेक्स्ट है आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आमचंग या एमचेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं हिंदी में। ये असम में है, ये रिसेंटली न्यूज में थी। एक देखो गोल्डन ट्रायंगल टर्म यूज की जाती है, गोल्डन ट्रायंगल, ये टर्म न्यूज में थी। गोल्डन ट्रायंगल है जो, ये ओपियम कल्टीवेशन एरिया है। ओपियम का मतलब अफीम, अफीम उगाई जाती है इस एरिया में, जिसे गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा एरिया है? ये देखो इंडिया के ईस्ट साइड में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इसको मिला के बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ पे अफीम की खेती होती है, इसकी वजह से इंडिया में यहाँ पे इलीगल तरीके से ट्रेड की जाती है। लोग यहाँ पे अफीम लेके आते हैं, बॉर्डर से पास हो जाती है, फिर नशे की आदत लगती है और यहाँ पे ये अवैध धंधा चलता रहता है नशे का, ड्रग्स का। और इधर वेस्टर्न साइड में गोल्डन क्रेसेंट है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये एरिया है जो ईरान, ये वाला एरिया में गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे ओपियम की खेती होती है, इस साइड से इंडिया में ट्रेड होती है अवैध तरीके से। तो ये न्यूज में थे टर्म। एक देखो किश्तवर रीजन है जम्मू कश्मीर का, किश्तवर रीजन, ये न्यूज में था। किश्तवर रीजन ये जम्मू कश्मीर में है, किश्तवर रीजन इसलिए न्यूज में था। यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, यानी कि बिजली से, मतलब पानी से बिजली बनाई जाती है। रिवर बह रही है, वहाँ पे डैम बना दिया, डैम बना के पानी इकट्ठा किया, पानी गिराया जा रहा है टरबाइन पे, टरबाइन से घूम रहा है, बिजली जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं किश्तवर रीजन में। कौन कौन से हैं? एक है पक्कल दुल, ये 1000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किश्तवर रीजन में। एक किरू नाम से, किरू। एक आपका किरथाई, एक आपका रतले, ये रतले कई बार पूछा भी है कई सारे एग्जाम में, चेनाब रिवर पे रतले। एक है दुलहस्ती, ये तो पावर प्रोजेक्ट थे, ये न्यूज में है किश्तवर रीजन में जम्मू कश्मीर के। और अभी देखो हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो सूरीनाम जो एक कंट्री है साउथ अमेरिकन कंट्री, तो वहाँ पे ये यात्रा पे गई हैं
सूरीनेम, सूरीनेम कंट्री है, कहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे साउथ अमेरिका जो देख रहे हो आप, ये ब्राज़ील के पास, ये बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली जो कंट्री है, येलो कंट्री जो आपको दिखाई दे रही है, ये है सूरीनेम। सूरीनेम की यात्रा पे गए हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। और सूरीनाम की कैपिटल क्या है, पैरामारिबो। ये आप यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, इसकी कैपिटल है पैरामारिबो, इसकी राजधानी है, कैपिटल है सूरीनेम की। और देखो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या इक्वेटर की लाइन गुजरती है नहीं, ये आप ज़रूर याद रखना। ये जो इक्वेटर की लाइन है, भूमध्य रेखा, इसके नदन साइड में है। ये ब्राज़ील से गुजरती है लेकिन सूरीनेम से नहीं है, ये नदन साइड में पड़ जाता है, तो ये आपको याद रखना है इसमें। तो यही टॉपिक थे आज के।